एक रात सौम्या अपने बेड पर सिकुड़ कर लेटी होती है। तभी कमरे में उसकी सास सुषमा आती है और उसे ठंड में ऐसा कांपता हुआ देखकर उसके पति ध्रुव को बुलाती है, जिसके बाद वो उसके सिर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, इसका सिर तो बहुत गर्म हो रहा है। लगता है ठंड की वजह से इसे तेज बुखार है। माँ, मैं इसके लिए कंबल लेकर आता हूँ अभी। हाँ बेटा, जल्दी लेकर आ। अगर इसने मेरी बात मानी होती तो अभी इसकी तबीयत इतनी खराब ना होती, पर नहीं, सास की बात किस बहू को रास आती है। बहू तू ठीक तो है ना? माँ जी, मुझे बहुत कपकपाहट सी हो रही है, हीटर ऑन कर दीजिए ना। उसके इतना कहते ही सुषमा रूम में हीटर ऑन कर देती है और ध्रुव भी उसे कंबल उड़ा देता है। सौम्या को शुरू से ही मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वो स्लीवलेस ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस ही पहना करती और वो दिखने में भी बहुत हॉट थी। वो जहां भी जाया करती अपने जलवों से वहां का टेम्परेचर बढ़ा दिया करती और अपनी इसी हॉटनेस पर उसे बहुत ज्यादा गुरूर था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और उसकी शादी ध्रुव नाम के लड़के से हो जाती है, जिससे वो बहुत प्यार करती थी और ससुराल में भी ऐसे ही स्लीवलेस और शॉर्ट ड्रेस डाला करती। नवंबर का महीना शुरू होता है और हवाओं में थोड़ी ठंडक आनी शुरू हो जाती है और एक दिन सौम्या शाम के समय बाजार से सब्जी लेकर घर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास चादर ओढ़े हुए हॉल में बैठी हुई है। सौम्या उसके पास आकर बोलती है, माँ जी, आपकी तबीयत खराब है क्या, जो आप ऐसे शॉल ओढ़े हुए बैठी हैं? क्यों, तबीयत खराब होने पर ही शॉल पहन सकते हैं क्या, ठंड लगने पर नहीं? अच्छा, तो आपको ठंड लग रही है, ऐसा बोलिए ना। अब जब ठंड आ गई है तो गर्मी तो लगने से रही, और तुझे कितनी बार कहा है ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाया कर। माँ जी, मुझे आदत है इन कपड़ों की और इतनी जल्दी तो नहीं बदलेगी ये हालत। दोनों सास बहू बातें कर ही रही होती हैं, तभी ध्रुव भी अपने दोनों हाथों को मलते हुए घर आता है और आकर बोलता है, माँ, मौसम बदल रहा है, लगता है कल से स्वेटर पहनकर ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता, अभी तो नवंबर शुरू हुआ है और आप लोगों का ये हाल है। जब पूरी ठंड आ जाएगी तब आप लोग सारा दिन शायद कंबल में ही घुसे रहेंगे। मुझे तो बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही। अरे हाँ, तुझे क्यों ठंड लगेगी, तू तो अपने साथ हॉटनेस का हीटर लेकर चलती है। तनीषा, अब तुम भी स्वेटर पहनना और शॉल पहनना शुरू कर दो, क्योंकि उतरती सर्दी और बढ़ती सर्दी से बचना बहुत जरूरी होता है। स्वेटर? अरे बेटा, ये पूरे बाजू के कपड़े पहन ले, यही बहुत है, पर इसे ठंड से थोड़ी ही बचना है, इसे तो अपनी जवानी दिखानी है। पर माँ जी, जब मुझे ठंड लगती ही नहीं तो आपको किस बात की फिक्र है? वैसे भी जब मैं इतनी हॉट हूँ तो मैं क्या करूँ? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सर्दी बढ़ जाती है और सर्दी का मौसम आ जाता है। सौम्या भी अपनी सास के कहने से शॉर्ट ड्रेस छोड़कर साड़ी पहनने लगती है, लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज के साथ। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेली रिया उसके घर आती है और सुषमा से बोलती है, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ बेटा, बस ठंड बढ़ गई है इसलिए अपने कमरे में ही बैठी रहती हूँ। हाँ आंटी जी, एक तो दिसंबर का महीना है, दूसरे ऊपर से ये ठंडी हवाएं, बाहर निकलो तो लगता है जैसे शिमला में आ गए हो। ये तो कुछ नहीं बेटा, हमारे जमाने में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती थी कि सारा दिन लोग आग के सामने बैठे रहते थे। रिया सुषमा से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सौम्या आकर बोलती है, रहने दीजिए माँ जी, यदि ऐसा ना होता तो इतनी सर्दी में आप सारा दिन अपने कमरे में ना पड़ी रहती। चल रही अब, वरना पार्लर के लिए लेट हो जाएंगे। अरे ओ मैडम, ऐसे जाएगी बाहर ऐसी पतली सी साड़ी में? अरे आंटी, आपकी बहू का ठंड से मरने का इरादा है क्या? क्या कहूँ बेटा, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कौन सी भाषा में कहूँ इसको, जो इसकी खोपड़ी में बात घुसे। रिया, तू तो मुझे जानती है ना, मैं तो फैशन में रहती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी। मैं फैशन में रहना नहीं छोड़ सकती, यही तो मेरी पहचान है। वैसे भी इतनी सर्दी नहीं आई है अभी जो कि सौम्या को स्वेटर पहनकर अपने फिगर को छुपाना पड़े। तू नहीं सुधरने वाली, लड़कियों को ठंड नहीं लगती, मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन आज तुझे देखकर यकीन भी हो गया। ये लाइन तुझ पर ही ठीक बैठती है। अब मैं इतनी हॉट हूँ तो मैं क्या करूँ? इतना कहकर वो पतली सी साड़ी में रिया के साथ बाहर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन वो फ्रिज से ठंडी ठंडी आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू ये आइसक्रीम तो फ्रिज में रखी थी ना, अरे अगर खानी ही थी तो पहले कुछ देर बाहर निकाल कर रख देती ताकि इसकी ठंडक कुछ कम हो जाती। माँ जी, आपको क्या पता, ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का अपना एक अलग ही मजा होता है। लो आप भी ट्राई करो। जब आइसक्रीम आपके गले से पेट में जाएगी ना और जो ठंडक महसूस होगी ना, आहा, उसकी तो बात ही कुछ और है। अरे तू ही खा इसे और तू ही ले इसका मजा, मुझे नहीं मरना। जिसके बाद सौम्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सौम्या अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ आगे आगे चलती है। तभी कुछ लड़के इतनी ठंड में उसे देखकर उसे छेड़ते हुए बोलते हैं,
अरे यार, आज अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है बे? अरे जब इतनी हॉट आइटम सामने से जाएगी तो माहौल में गर्मी तो आएगी ना। वैसे लड़कियों के ऊपर ठंड का असर नहीं होता है ना? अरे यार, पतली कमर वाली को देख करके यही लगता है मुझे। अरे यार, अगर ऐसी लड़की तेरे भाई की जीएफ बन जाएगी ना तो भाई ठंड में तो हीटर का पैसा ही बच जाएगा। ये सब सुनकर उसकी सास सुषमा उन लड़कों के पास जाकर बोलती है, बेटा ठंड भगाने के और भी तरीके होते हैं, वो क्यों नहीं ट्राई करते? मैं मतलब नहीं समझा आंटी जी। अरे बेटा क्या बात करते हो, अभी मतलब समझाती हूँ। इतना बोलकर वो सामने वाली दुकान से झाड़ू उठाकर उन दोनों की धुलाई करने लगती है और बोलती है, इतनी गर्माहट काफी है क्या, या 2-4 झाड़ू और लगाऊं ताकि गर्माहट के साथ साथ घमौरियों का भी एहसास हो जाए? उसके इतना कहते ही वो दोनों लड़के वहां से 9-11 हो जाते हैं और आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। तभी सौम्या उस पीछे मुड़कर देखती है। उसकी सास ने हाथ में झाड़ू लिया है और वो गुस्से में खड़ी है। जिसके बाद वो सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी आप बीच रोड में झाड़ू हाथ में लिए क्यों खड़ी हैं? आसपास के सभी लोग आपको देख रहे हैं, नीचे कीजिए झाड़ू और चले घर। और वो सुषमा का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है जहाँ ध्रुव भी था। तभी सुषमा अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, छोड़ मेरा हाथ, और अब प्यार से नहीं बोलूंगी। सर्दी में अपनी इस हॉटनेस को त्याग कर सर्दी में अपने इस शरीर को ठंड से बचाने के बारे में सोच। देख अपनी इस स्किन को ठंडी हवा लगने से कैसी रूखी सी हो गई है। गली मोहल्ले के लड़के इसे देखकर ऐसी बातें बनाते रहते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में तो मुझे होना चाहिए ध्रुव जी। आज इन्होंने बीच रोड में 2 लड़कों को झाड़ू से सूद दिया क्योंकि वो मुझ पर कमेंट कर रहे थे। हाँ तो इसमें गलत क्या है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, माँ ने ऐसा किया तुम्हारे लिए। इनके ऐसा करने की वजह से जिनका मेरे पर ध्यान नहीं था वो भी मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। उसका क्या? अब सर्दी में ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो लोग तुझे नहीं देखेंगे तो और क्या देखेंगे? ये जो तू कहती रहती है ना सर्दी क्या तेरा बिगाड़ लेगी, एक दिन ये सर्दी तेरे ऊपर कहर बरसाकर जाएगी। हाँ, इतना कहकर बिना कुछ सुने ही वहां से चली जाती है। समय बीतता जाता है और एक दिन सर्दियों के कारण बहुत कोहरा था। तभी सौम्या रिया से मिलने एक पतली सी शॉल पहनकर बाहर जाने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू तेरा जाना जरूरी है क्या? मौसम देखकर लगता है कि बहुत बारिश होगी, तो कुछ गर्म पहन ले और छतरी भी ले जा। अरे माँ जी आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में ही तो घर आ जाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी सास की बात माने बिना ही चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो घर वापस आ रही होती है तो ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश होने लगती है और वो बारिश में भीग जाती है। साथ ही कांपते हुए घर आती है। उसे ऐसा कांपते हुए देखकर उसकी सास उसे तौलिया लाकर देती है। जिसके बाद सौम्या अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ध्रुव उसे कंबल उड़ाकर डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर में डॉक्टर उसे चेक करके बोलती है, इतनी ठंड में भीगने के कारण सर्दी से इन्हें हाई फीवर हो गया है और साथ ही सर्दी जुकाम के सिम्टम्स भी हैं। सर्दी में इनका खास ख्याल रखिए, बाकी मैं इन्हें कुछ मेडिसिन दे देती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। जिसके बाद सुषमा कहती है, देखा बहू ठंड को हल्के में लेने का नतीजा। अब नहीं कहेगी मैं बहुत हॉट हूँ, मैं क्या करूं? नहीं माँ जी मैं समझ चुकी हूँ, हर चीज की हद होती है और फैशन के चक्कर में हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। ओहो शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया रश्मि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। जी वो। अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात का इंतजार तो सबको होता है। जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। और मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ चलो, अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
रश्मि, रश्मि, दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहां से जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्द को न सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। जी साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? अरे नहीं साहब, वो कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए अपने? तुझे पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और अब कभी आंख मारती हैं। देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर गौतम वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। ये सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? रश्मि से बात करूं क्या? नहीं 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 नहीं, उसे बुरा लग गया तो। गौतम रश्मि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि रश्मि किसी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था, तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी। निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली हैं। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। अरे, आप सोई नहीं है? सोई तो रहा था रश्मि आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि, अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्या? मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया।
रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही नजरबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई। शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो, यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रश्मि, तुम्हें मुझसे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। रश्मि, तुम बेफिक्र रहो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर पड़ा। रश्मि लहूलुहान हो गई। गौतम ने रश्मि की ये हालत देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। आपकी पत्नी को बहुत गहरी चोट आई है, इन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा। रश्मि का खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने किसी बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो रश्मि, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आई। गौतम, मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता गौतम, कोई नहीं। आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते, बल्कि माफ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया।